सुने प्लीज, क्या बात चल रही है जी। दिस इज A2 में केमिस्ट्री में हमारे सेक्शन का नाम अभी भी फिजिकल केमिस्ट्री है। एंड लेट मी टेल यू, A2 का केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्शन ये फिजिकल केमिस्ट्री ही है। 4 इसके चैप्टर्स हैं, एक एनर्जेटिक्स है, एक काइनेटिक्स है, एक इक्विलिब्रिया वाला है और उसके बाद एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है। और ये 4 बड़े ही, मतलब आई बिलीव इट्स मोर देन 50% ऑफ योर A2 लेवल का सिलेबस, ठीक है। इसलिए एक एक बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमने O लेवल और AS का जो वर्जन है अबाउट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वो कंप्लीट किया हुआ है। और उस वर्जन के अंदर अल्टीमेटली हम KC और KP तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। उनके हमें एक्सप्रेशंस भी बनाने आते हैं, उनके हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आते होंगे। और हमने रिसेंटली क्या किया, पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर मैंने एक बहुत ज़्यादा बुनियाद रखने की कोशिश की है, बड़ा बेसिक सारा रिव्यू कर दिया है। और अब मैं अपने नए चैप्टर का जो अगली फ्लाइट है उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मैंने क्या आपको कल पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि Ka का वर्ड मीनिंग क्या है। A फॉर एसिड, एसिड का क्या करना है, एसिड की डिसोसिएशन करानी है। एसिड डिसोसिएशन का क्या करना है, कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है जी, एसिड की डिसोसिएशन का कांस्टेंट निकालना है। इसके लिए मैंने कल कुछ नोट्स बनाना स्टार्ट किए होंगे, मुझे वो वाली कॉपी दिखा दें जी, जिसमें मैंने सबसे पहले एक तरफ कॉलम में एसिड का मतलब लिखवाया। क्या है जी, एसिड क्या चीज होती है, उसकी एक प्री O लेवल की डेफिनेशन भी आपके सामने मौजूद है, फिर उसकी O लेवल की डेफिनेशन भी मौजूद है, फिर उसकी AS लेवल की डेफिनेशन भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम डिसोसिएशन वाले कॉलम में जाएं, जिसको हमने स्प्लिटिंग अप या सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स आयंस बोला है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उसका मतलब हमने निकाला। और वहां पे हमने एसिड की डिसोसिएशन दिखाने की कोशिश की है, एज एन मतलब किसको एग्जांपल लेकर, HCl को एग्जांपल लेकर वहां आपने एसिड की डिसोसिएशन समझाने की कोशिश की है। और वहां आखिरी बात क्या लिखी हुई है, इफ द डिसोल्यूशन और आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन इज कंप्लीट, मतलब इट इज 100%, मतलब वो HCl 100% अपने आयंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने पानी में डिसॉल्व किए हैं, अगर वो सब के सब आयोनाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अगर वो सब के सब अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दैट एसिड इज टर्म्ड एज क्या, हमने कहा था दैट एसिड विल बी टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो रिएक्शन है इट इज टर्म्ड एज क्या, उसको हमने इरिवर्सिबल किया हुआ है। और उसको शो कैसे करेंगे, डबल एरो नहीं, सीधा सीधा सिंगल एरो से ही उसको शो करेंगे। जहां इज टर्म्ड एज इरिवर्सिबल, वहां ब्रैकेट में लिखिए रिप्रेजेंटेड बाय सीधा सीधा एरो, रिप्रेजेंटेड बाय ये जो सिंगल एरो है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो का कॉन्सेप्ट लिख दे। लिख दिया जी। तो अब जाऊंगा मैं तीसरे कॉलम की तरफ। ये तीसरे कॉलम में क्या लफ्ज लिखा हुआ है आपने, कांस्टेंट का लफ्ज लिखा हुआ है, मतलब किस किस्म के कांस्टेंट की बात होगी। अब मैं तीसरा कॉलम यहां से स्टार्ट करूंगा कि अगर जो मेरा एसिड है वो स्ट्रॉन्ग की बजाय क्या है, वीक है, तो उसकी आयनाइजेशन या उसकी डिसोसिएशन क्या होगी, कंप्लीट की बजाय पार्शियल होगी। और उस पार्शियल डिसोसिएशन को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इरिवर्सिबल की बजाय रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान लगाऊंगा। और जब मैं रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान लगाऊंगा तब क्या होगा, तब वो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी अपने डायनामिक इक्विलिब्रियम को रीच करेगा। और जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को रीच करेगा तब क्या होगा, तब सर जी आई थिंक उसके साथ कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा। और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Ka कहेंगे। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट में एसिड की मीनिंग क्या है क्या नहीं है वो मैं समझा चुका हूं, डिसोसिएशन का क्या मतलब है क्या नहीं है वो भी मैं समझा चुका हूं,
अब कांस्टेंट कब इंट्रोड्यूस होना है या वो किस खाते में इंट्रोड्यूस होगा, ये काम करिएगा। कांस्टेंट वाले कॉलम में जब मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, लिखवाते लिखवाते जब वो पिछले कॉलम्स के बराबर हो जाए तो वैसे ही तीनों कॉलम्स बराबर कर दीजिएगा और बाकी बातें नॉर्मल तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जय जनाब साहब जरा थर्ड कॉलम में वहां पे जाके लिखिए कि इफ द एसिड, बल्कि इस वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले कॉलम में आपने लिखा होगा जी इफ द डिसोसिएशन और डिसोल्यूशन इज कंप्लीट देन द एसिड इज टर्म्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब मैं उसको जरा उल्टा करके लिखाऊंगा, इफ द एसिड इज वीक, ये लिखें जी। आ जाए थर्ड कॉलम में, यहां क्या लिखवा रहा हूं, इफ द एसिड इज वीक then if the acid is weak then it will dissolve, dissociate और ionize, then it will dissolve, dissociate और ionize। कैसे, completely या partially? Then it will dissolve, dissociate या ionize partially when dissolved in water. Then it will dissolve, dissociate या ionize partially when dissolved in water. When dissolved in water. When dissolved in water. ये लिखने के बाद अगली बात ये लिखिए, and this reaction will be termed, and its reaction will be termed as, and its dissolution reaction, and its dissolution, बेशक रिएक्शन को ब्रैकेट में कर दें या अगर पहले रिएक्शन लिख चुके हैं तो डिसोल्यूशन को ब्रैकेट में कर दें, देन इट्स डिसोल्यूशन या रिएक्शन विल बी क्या, विल बी टर्म्ड एज रिवर्सिबल, विल बी टर्म्ड एज रिवर्सिबल एंड रिप्रेजेंटेड बाय क्या, एंड रिप्रेजेंट बाय कौन सा वाला, आगे जाने वाला और पीछे जाने वाला दोनों एरो, एंड रिप्रेजेंट बाय ऐसे ऐसे। अच्छा इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूं, आप मुझे बताएं आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से पढ़े हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड्स याद हो, कौन से वाले एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स याद हो, तो उन एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था सर वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं थे वो। अच्छा वैसे उनके अलावा भी हमने कार्बोनिक एसिड भी पढ़ा होगा, थोड़ा वीक पढ़ा होगा, फॉस्फोरिक एसिड भी वीक होगा। अच्छा एक होता था सल्फ्यूरिक के साथ एक और होता था सल्फ्यूरस, वो भी क्या था, वो भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता था। मुझे लगता है मुझे एग्जांपल कौन सी लेनी चाहिए, वो एथेनोइक वाली सबसे अच्छी एग्जांपल है, HCl वाली इधर आ गई एग्जांपल, बल्कि मैं HCl के अंदर भी एक वीक एसिड ले सकता हूँ। एक होता है HCl, एक होता है HBr, एक होता है HI। योर क्वेश्चन प्लीज। एक्चुअली इसका जवाब तो ओ लेवल से ढूंढ रहे हैं हम। कैसे ढूंढ रहे हैं ओ लेवल से, हमने ओ लेवल में सबसे पहली जो बात कही अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स और अबाउट द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। Our O level suggests that every ionic compound or every polar covalent compound should dissolve in water. But unfortunately, practically जब हम देखते हैं तो this is not the true case के हर कुछ ही dissolve होता होगा। कुछ चीजें dissolve हो जाती हैं, कुछ चीजें dissolve नहीं होती। उसके लिए O levels में पढ़ते हैं solubility rules कि जी फलाने फलाने dissolve हो गए, फलाने फलाने dissolve नहीं हुए। AS में भी या तो solubility rules ही पढ़ते हैं या फिर AS में जाकर हम हाइड्रोक्साइड्स और सिर्फ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जब से हम A2 में आए हैं तब से हमारा ये सवाल जो आपने पूछा है बिल्ड हुआ है। इस सवाल का एक वर्जन हमने आपको एनर्जेटिक्स में दिया है कि कुछ कंपाउंड्स की एनर्जेटिक्स जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं होती, मतलब उनको डिसॉल्व करने का जो एनर्जेटिक्स है वो या तो डेल्टा H उनका नेगेटिव नहीं होता या डेल्टा S उनका पॉजिटिव नहीं होता या डेल्टा G उनका फिर से नेगेटिव नहीं होता। अगर आपको एनर्जेटिक्स का चैप्टर याद है तो आपको मालूम होगा कि हम कुछ रिएक्शंस के बारे में कहते हैं कि जिनका डेल्टा H नेगेटिव है दे आर प्रोन टू हैपन लाइक स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। फिर जिनका डेल्टा S पॉजिटिव है वो भी स्पॉन्टेनियसली हो जाएंगे, फीजिबल रिएक्शन है। फिर जिसका डेल्टा G नेगेटिव है वो भी क्या है, वो भी काइंड ऑफ फीजिबल रिएक्शन है।
तो आई थिंक कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनका डेल्टा H नेगेटिव नहीं है या डेल्टा S पॉजिटिव नहीं है या डेल्टा G जो है वो नेगेटिव नहीं है। और वो क्यों नहीं है, हमने उसके अंदर वो हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट्स का बड़ा ट्रेंड एक बड़ी डिटेल से फॉलो किया था कि उनमें जो भी एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व है, कोई आयनिक बॉन्ड को तोड़ना इन्वॉल्व है या आयन डायपोल बॉन्ड का बनना इन्वॉल्व है, वो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनके आयंस की चार्ज डेंसिटी समटाइम ऐसी चेंज हो जाती है कि किसी की लैटिस एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ता है, किसी की हाइड्रोजन एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ता है, जिस वजह से उसकी सोल्यूशन की एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ता है और जिस वजह से वो प्लस या माइनस हो जाता है। तो आई थिंक मैं इसका जवाब आपको एनर्जेटिक्स में से ही दूंगा। ठीक है, अब हम इस वक्त अब एनर्जेटिक्स तो डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे इस लेक्चर, इस सब्जेक्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पता है आपको क्या जवाब देना चाहिए कि कुछ एसिड्स ऐसे होंगे जिनका Ka बहुत कम होगा, कुछ एसिड्स ऐसे होंगे जिनका Ka बहुत ज्यादा होगा। मुझे Ka वाली बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, फिर आपका सवाल का जवाब Ka से निकलेगा। जब मैं ये चैप्टर खत्म कर लूंगा तो फिर आप लोगों को कहेंगे कि जिसका Ka बहुत बड़ा है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसका Ka बहुत छोटा है सर जी वो काइंड ऑफ वीक एसिड है। लेकिन मुझे उसके लिए Ka की बात पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको मेरी वाली स्टेटमेंट समझ आएगी। तो जो आपने सवाल पूछा हम उसी को पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम उसी सवाल का एनर्जेटिक्स पढ़ चुके हैं, उसी सवाल का इक्विलिब्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ते पढ़ते डेवलप हो जाएगा हमारा चैप्टर पूरे का पूरा। और उसी में से हम करते करते पता क्या निकालेंगे, हम वो पीएच निकालेंगे कि कुछ का पीएच जो है वो 0 या 1 या 2 होगा, कुछ का पीएच जो है वो 5 या 6 या 6.9 होगा। तो जैसे नहीं हम बचपन में कहते थे जिनका पीएच 0 या 1 या 2 है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जिनका पीएच 4 या 5 या 6 या 6.9 तक है वो क्या है, वो वीक एसिड्स हैं। तो अब उस पीएच का, उस हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस का और Ka का कोई तो आपस में सीन होगा, उसी को तो हमने डेवलप करना है। तो यही तो फिजिकल केमिस्ट्री है कि उस कॉन्सेप्ट की हमने फिजिक्स डेवलप करनी है, केमिस्ट्री भी डेवलप करनी है, या एक केमिकल केमिस्ट्री के एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की फिजिक्स डेवलप की जा रही है। दैट्स व्हाई इस फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, आपका जवाब मजीद क्लियर हो जाएगा आपके सवाल। बहरहाल यहाँ क्या बात आपने लिखी थी आखिरी, इफ द एसिड इज क्या वीक देन इट्स डिसोल्यूशन, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इज इनकम्प्लीट, पार्शियल लिखा होगा या इनकम्प्लीट लिखा होगा, एंड इट्स डिसोल्यूशन रिएक्शन इज टर्म्ड एज क्या, इज रिवर्सिबल एंड इज रिप्रेजेंट बाय क्या, डबल एरो, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड आता, फॉरवर्ड आता बैकवर्ड एरो। एंड उसकी एग्जांपल में क्या लिखने लगा हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं CH3COOH की बात करूं और इसको अब मैं सीधा एरो नहीं लगाऊंगा, अब मैं ऐसा एरो लगाऊंगा। इसको अगर मैं क्या करूं जी, डिसॉल्व करूं इन व्हाट, इफ आई डिसॉल्व इट इन वाटर तो क्या होगा, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है CH3COO1 नेगेटिव, ये भी बनेगा प्लस। बल्कि काम करते हैं, मुझे एक बात बताएं, ये एथेनोइक एसिड की अपनी ओरिजिनल स्टेट क्या है, अपनी ओरिजिनल स्टेट गैस है। HCl का MR इतना कम है, वो भी गैस है। इसका MR पता नहीं कितना ज्यादा होगा, ये भी गैस होगा। वो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस याद है, कोई पीडीपीडी फोर्स याद है, आईडीआईडी फोर्स याद है? आप बताएं इसमें टीडीआईडी होगा या पीडीपीडी होगा? इसमें पीडीपीडी का भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होगा। कौन सा वाला, किस खुशी में सर? वो सी पे डबल बॉन्ड, O तो है ही है, साइड पे क्या है OH। तो जिस जिस कंपाउंड में O के साथ H लगा होता है उसमें क्या होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वो कोवेलेंट कंपाउंड काफी हद तक लिक्विड होता है। मतलब जिस जिस कोवेलेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डाउट हो, जैसे पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो पानी की ओरिजिनल स्टेट क्या है? हालांकि पानी से ज्यादा MR है H2S का। H2O का MR कितना है? 18। H2S का MR कितना है? It's 34। कितना है? लेकिन H2S गैस है और H2O लिक्विड है। क्यों जी? बिकॉज H2O में जो पीडीपीडी है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है। तो उसका अगर आपको ग्राफ याद हो तो वो पहले वाले का टॉप पे होता था, दूसरे का फिर नीचे आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिमिलरली वो आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मसला याद होगा। तो मुझे CH3COOH को क्या कहना है? मैं उसको गैस नहीं कहूंगा जी, आई थिंक इट्स लिक्विड। इस लिक्विड को
वाटर लिक्विड में डिसॉल्व करें तो क्या बनना चाहिए, CH3COOH, क्या, एक्वियस। अब जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है और इन मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है। जैसे आपने HCl के साथ भी क्या किया हुआ है, एक तरफ आपने HCl गैस, फिर HCl एक्वियस, और फिर आपने HCl गैस को समझाया हुआ है कि उसमें बेसिकली H सिंगल बॉन्ड Cl है और दूसरी तरफ फलाने फलाने आइंस हैं। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इस वाले कंपाउंड को पहले समझाता हूं, C डबल बॉन्ड O H, लोन पेयर्स इधर कर देता हूं, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें किस चीज की बहुत ज्यादा कहां पर है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, H क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, O क्या है, मुझे इसकी पोलैरिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसकी पोलैरिटी में इंटरेस्ट है। यहां क्या लिखूं जी मैं, कौन सा कंपाउंड है ये, पोलर कोवलेंट है, ठीक है। इसको जब आपने क्या किया, इसको जब आपने पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व जब आप करते हैं तो क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट करेगा या आयनाइज करेगा, ठीक है। जब ये डिसोसिएट या आयनाइज करेगा तो क्या बनेगा, CH3। व्हाट इफ अगर मैं उसको सीधा सीधा लिख दूं, कहां से डिसोसिएशन होगी सर, ये O और H का जो वाला बॉन्ड है ना, यहां से टूट जाएगा, क्या बचेगा पीछे, CH3COO पूरा पूरा नेगेटिव प्लस H पूरा पूरा पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ऐसे लिख लें बेशक। और अगर आप चाहते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो भी आई भाई आपकी मर्जी, पूरा पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें बेशक। ये CH3COO and this is क्या, this is aqueous, this was ethanoic acid and this is क्या, ethanoate ion and this is hydrogen ion। ethanoate ion एक तरफ और hydrogen ion दूसरी तरफ। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि इनका मीडियम क्या है। जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, एथेनॉल को अगर आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो एथेनॉल बजाते खुद भी एक कलरलेस लिक्विड है और पानी भी एक कलरलेस लिक्विड है। जब आप दोनों को डिसॉल्व करेंगे तब भी क्या होगा, तब भी एक कलरलेस लिक्विड ही बनेगा। देखें, अगर किसी सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करता तो पता चल जाता है कि सारा डिसॉल्व हुआ है कि सारा डिसॉल्व, कैसे पता चल जाता है सर, वो कुछ डिसॉल्व हो जाता है, कुछ ऊपर रह जाता है या कुछ नीचे रह जाता है या कुछ सस्पेंशन टाइप फीलिंग आ जाती है। नमक की बात करेंगे तो डिसॉल्व करेंगे सर वो गायब हो जाएगा, तो कलरलेस का सोल्यूशन कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की तो उसको पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होता, तो वो कलरलेस से थोड़ा वाइट मिल्की टाइप हो जाता है, कोई जैसे पैनाडोल किसी ने पानी में घोल दी हो वैसा, सॉरी डिस्प्रिन घोल दी हो वैसा कलर आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब सही तरह डिसॉल्व हुआ है कि सही तरह नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इस एथेनोइक एसिड को पानी में डालेंगे तो फीलिंग तो एथेनोइक एसिड की भी कलरलेस थी, पानी की भी कलरलेस थी, दोनों का जो सोल्यूशन बनेगा उसकी भी कलरलेस ही होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर मतलब मैं कैसे कहूं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसॉल्व हुए हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं हुए। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये मतलब है ना कि सर जी कुछ इधर से उधर गए हैं, कुछ उधर से, अच्छा उधर से इधर जाते हुए कुछ नजर आएंगे, इधर से उधर जाते हुए कुछ नजर आएंगे। मुझे तो लगता है कि एक होमोजीनियस किस्म का क्या होगा, होमोजीनियस किस्म का मिक्सचर होगा। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, सर जी उसकी तो मतलब नहीं हम डिफरेंशिएट कर पाए। अच्छा ये भी नहीं होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एथेनोइक एसिड और जो क्या नाम है वाटर है वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। समटाइम ऐसा भी हो जाता है, कुछ लिक्विड जो सही तरह डिसॉल्व ना हो रहे हो वो क्या करते हैं, एक ऊपर रह जाता है और एक, जैसे पानी और ऑयल है आपस में डिसॉल्व नहीं होते तो पानी नीचे रह जाता है ऑयल, या ऑयल बहुत थिक हुआ तो नीचे आ जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, दोनों के दरम्यान में कोई ना कोई लेयर डेवलप। लेकिन यहाँ क्या मुसीबत होगी, यहाँ एथेनोइक एसिड और पानी के दरम्यान में कोई लेयर डेवलप नहीं होगी। अच्छा
जब कोई लेयर डेवलप नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सही तरह डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होता हो तो आपको 100% नजर आएगा, डिसोसिएट होता हुआ 100% नजर, अच्छा वो नजर तो आता ही नहीं है, वो तो समझ आएगा। वो समझ किधर से आएगा? मतलब मैंने कहा जरा प्लीज उस परेशानी में जाएं जिस परेशानी में मैं लेके जाना चाह रहा हूं। मैंने क्या परेशानी क्रिएट कर दी है कि एथेनोइक एसिड की ओरिजिनल स्टेट इज लिक्विड, वाटर की ओरिजिनल स्टेट इज लिक्विड, एथेनोइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, वाटर इज चलो या तो नीला पीला होता ना तो मैं शायद कुछ कह भी देता कि यार वो सही तरह डिसॉल्व नहीं हुआ, तो अभी भी देखो नीला नीला कुछ बच गया है, ये पीला पीला कुछ बच गया है। हाँ वो भाई पहले खुद ही कलरलेस है, पानी भी कलरलेस है, डालते हैं, हमें तो लगता है डिसॉल्व हो गया, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व तो होता हुआ नजर आएगा, डिसोसिएट नजर नहीं आता। डिसोसिएट आपको समझना पड़ेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे समझूं डिसोसिएट हुआ है कि नहीं हुआ? ओ लेवल का तो जवाब ये है सर जी पीएच मीटर बीच में डिप कर दें। क्या डिप कर दें? अगर कोई डिजिटल मीटर ऐसा है पीएच मीटर डिप कर दें। अगर पीएच मीटर क्या कहता है, द आंसर इज 6, तो हमने इसका एक ऑर्डिनरी लेवल पर मतलब निकाला हुआ है। क्या मतलब निकाला हुआ ऑर्डिनरी लेवल पर? सर जी इसका मतलब ये है कि वो वीक एसिड है। तो फिर क्या है वीक एसिड का मतलब? सर जी उसका मतलब ये है कि पार्शली डिसोसिएट हुआ है। अच्छा तो जो पार्शली डिसोसिएट हुआ है वो तो ठीक है, डिसॉल्व होकर गायब हो गया है, तो जो डिसोसिएट नहीं हुआ वो किधर है? ये एक सवाल है। जो डिसोसिएट नहीं हुआ उसका जवाब बताएं किधर है, या फिर ये जवाब बता दें सर जो वापस आ रहा है वो किधर है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल आपको कलरलेस सोल्यूशन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कलरलेस सोल्यूशन ही मिलेगा। हाँ इसका पता जवाब क्या है? सर जो कुछ तो हैं वो क्या कर जाते हैं, बल्कि नहीं, इसका मतलब डिसॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक डिसॉल्व होता है जो डिसोसिएट भी होता है। एथेनोइक एसिड के बड़ी अजीब सी बात बोलने को बेटा नहीं सुनी होगी पहले, ये शायद सुनी होगी, इग्नोर की होगी, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इस वक्त पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, डिसॉल्व 100% हो रहा है। क्या बोला मैंने? डिसॉल्व क्या हो रहा है मतलब आपको कोई दो लेयर्स नजर नहीं आएंगी, आपको कोई एथेनोइक एसिड ऊपर जमा हुआ नजर नहीं आएगा, आपको कोई एथेनोइक एसिड नीचे बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। आपका एथेनोइक एसिड और वाटर आपस में ऐसे मिक्स हुए होंगे कि आपको पूरा सोल्यूशन की तरह, होमोजीनियस सोल्यूशन की तरह सोल्यूबल प्रॉपर नजर आ रहा होगा। आप नहीं ये उसको देख कर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज सही तरह डिसॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अब डिसॉल्व तो 100% नजर आ रहा है, लेकिन केमिस्ट्री कहते हैं नहीं भाई ये तो सारी डिसॉल्व ही नहीं होती, ये तो लेकिन केमिस्ट्री कहते मैंने कब क्या डिसॉल्व नहीं हुआ? केमिस्ट्री कहते भाई मैंने क्या डिसोसिएट नहीं हुआ। हम कहते हैं यार इसका एक ही मतलब नहीं है। कहते नहीं एक ही मतलब तो नहीं, इसका तो दो मतलब है। प्लीज बताइए क्या मतलब है? जो डिसॉल्व नहीं हुए वो कैसे हैं? पानी है ना, लिक्विड स्टेट में है ना, जैम पैक तो नहीं है, पार्टिकल्स पानी के जैम पैक, उनके बीच में गैप्स है ना, तो उनके बीच के गैप्स में क्या होगा, जो एथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, वो पानी के मॉलिक्यूल्स के गैप के बीच में चले जाएंगे, या तो कुछ क्या कर दें, कुछ तो पूरा वो जैसे आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है वैसे डिसोसिएट हो जाए। क्या हो जाए? कुछ जो नहीं डिसोसिएट हो रहे या डिसोसिएटेड थे वापस आ रहे हैं, वो किधर जाएं? वो अनडिसोसिएटेड वाले क्या करें, वो या तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं फिट कर लें। अब आप कहेंगे सर जी ये क्या बात हुई, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी ढेर सारी जगह के फिट कर लें। भाईजान इनमें और उनमें एक कमाल है, एथेनोइक एसिड में और पानी में एक है कोई इनकी दोस्ती है, ये दोस्ती लगा सकते हैं, ये ऐसे फिट होंगे उस गैप में जाकर, ठीक है, ये उस कल्चर को ऐसा अडॉप्ट करेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये पानी का मॉलिक्यूल एक एथेनोइक का मॉलिक्यूल है जी। ये जासूस बन के वहां जाएंगे, उन्हीं जैसे कपड़े पहनेंगे, उन्हीं जैसी दाढ़ियां रखेंगे, उन्हीं जैसी जुबान में बातें करेंगे। कौन सी जुबान में बातें करेंगे? हाइड्रोजन बर्निंग में बातें करेंगे। आप तो अफगानिस्तान चले हैं कि वहां जैसे क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं से कोई वहां बहुत सारे क्या कहते हैं जासूसी इदारे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जासूसी इदारा भी काम कर रहा है, इंडियन जासूसी इदारा भी काम कर रहा है, ठीक है, वहां पे रशियन जासूसी इदारा भी काम कर रहा है, वहां अमेरिकन, सारे के सारे शक्लों सारे तालिबान, ठीक है, अंदरों यहूदी ईसाई, ठीक है, और बाहर से क्या सबके सबकी दाढ़ियां हैं, सबकी प्योर पश्तो है, सबका जो है तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने नस्वार रखना भी सीख लिया है, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने वो जो भी वहां का पश्तो या अफगान कल्चर है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से वो नहीं है जो वो बाहर से हैं। तो यहां पे भी क्या होगा, अंदर से मॉलिक्यूल होगा एथेनोइक,
वाटर को क्या कहेगा? वाटर को दिखाएगा अपनी कौन सी शक्ल? OH वाली शक्ल। वाटर कहेगा तुम भी हो, तुम्हारे पास भी HOH है, मेरे पास भी OH है, तुमने भी उसके पार्शियल नेगेटिव के सामने रख देगा किसको? अपने H प्लस को, कहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ। या उसके H प्लस के सामने किसको रख देगा? अपने O माइनस को, कहेगा भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओ। या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी या उनका पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा वाला बॉन्ड? उनका O और H वाला बॉन्ड या तो टूट जाएगा या उनका O पानी के किसी H के साथ या उनका H पानी के किसी O के साथ क्या करेगा जी? कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा और पानी को समझ भी नहीं लगेगा क्या कि वो पानी के साथ बॉन्डिंग हो रही है, कि वो एथेनोइक एसिड के साथ बॉन्डिंग हो रही है। इसलिए क्या हो जाएगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा, चाहे डिसोसिएट हो या क्या हो रहा है? डिसॉल्व तो हो रहा है। डिसॉल्व कितने परसेंट हो रहा है? 100%। डिसोसिएट कितने परसेंट हो रहा है? नॉट 100%, लेस देन 100%। जिस वजह से क्या होगा? जिस वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इसलिए एसिड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी। खैर बहरहाल ये तो मैं कहीं और निकल गया हूं। मेरा टॉपिक का पैटर्न ये नहीं था कि मैं इस तरफ ले जाऊं कि डिसॉल्व क्या होता है और डिसोसिएट क्या होता है। मेरा टॉपिक का पैटर्न तो क्या है? क्या लिखा जी आपने? मेरे टॉपिक का सीक्वेंस से चल रहा है कि सर जी व्हाट हैपेंस इफ द एसिड इज वीक then it will dissolve or dissociate or ionize partially when dissolved in water and एक काम करूं मैं इस डेफिनेशन का एक लफ्ज काटना चाहता हूं। if the acid is weak then it will dissolve का लफ्ज काट दें। then it will क्या? then it will dissociate or ionize partially। dissolve तो पूरा होगा, dissolve तो पूरा होगा, लेकिन dissociate कैसा होगा? डिसोसिएट या आयनाइज पार्शियली होगा। तो डेफिनेशन से पहला वर्ड काट दें क्या? इफ द एसिड इज वीक देन इट विल डिसॉल्व काट दें। क्या लिखें? इफ द एसिड इज वीक देन इट विल डिसोसिएट और आयनाइज पार्शियली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इट्स डिसोल्यूशन विल बी टर्म्ड एज रिवर्सिबल एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस निशान एंड दिस एग्जांपल इज दिस। और यहां पर मैंने स्टेट्स लिख दी, फिर उसके बाद उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। और अब उनकी रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर आप दोबारा सुन लीजिए, कॉलम्स बराबर हो गए तो मजीद कॉलम को कैरी करने की जरूरत नहीं है, वैसी कहानी बराबर कर दीजिएगा।